गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आज से हम लोग पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी में आज हम लोग पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस, जो कि घटना चक्र से लिया जा रहा है। तो घटना चक्र के क्वेश्चन हम लोग करते हैं फोटोसिंथेसिस के। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हैच एंड स्लैग चक्र चलता है, मतलब हैच एंड स्लैग साइकिल ऑपरेट होता है किन प्लांट्स में? किन में? C3 प्लांट, कैम प्लांट, C4 प्लांट, उपर्युक्त सभी, मतलब ऑल ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर होगा C4 प्लांट। C4 जो प्लांट होते हैं वो उसमें हैच एंड स्लैग साइकिल होती है। और C4 प्लांट इसलिए कहते हैं क्योंकि जो पहला प्रोडक्ट CO2 फिक्सेशन का बनता है वो पहला प्रोडक्ट जो है 4 कार्बन वाला होता है। 4 कार्बन वाला कौन सा? ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। ऑक्सैलोएसिटिक एसिड 4 कार्बन वाला होता है, इसीलिए इसको जिस भी पौधों में पहला जो प्रोडक्ट है वो ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बनता है, उनको C4 प्लांट कहते हैं। और इसमें हैच एंड स्लैग साइकिल होती है। और इसकी खोज की थी किसने? ESD हैच एंड CR स्लैग जी ने। ओके, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन, प्रकाश फास्फोरिलीकरण में सम्मिलित है। फोटोफास्फोरिलेशन इंक्लूड्स नॉन साइक्लिक, स्यूडोसाइक्लिक एंड साइक्लिक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होना चाहिए, प्रकाश फास्फोरिलीकरण क्या होता है? इसमें तीनों चीज़ें होती हैं, नॉन साइक्लिक, स्यूडोसाइक्लिक एंड साइक्लिक, सब होता है इसमें। और इसको बोलते हैं फोटोफास्फोरिलेशन। फोटोफास्फोरिलेशन में तीनों ही क्रियाएं होती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। और इसकी खोज मिस्टर अर्नान ने की थी। अर्नान ने बताया था इसको 1954 में। और जो फोटोसिंथेसिस होती है, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि जो लीफ होती है, लीफ में होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करता है कि लाइट को ट्रैप करता है। लाइट जो कि सोलर एनर्जी है, सोलर एनर्जी, इसको अब जब फोटोसिंथेसिस होती है और यहाँ से वाटर गया H2O और यहाँ से आ गया कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O मिल के लाइट जब इन पर पड़ती है तो बन गया कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट केमिकल है, बना किससे? लाइट एनर्जी से। तो जो प्रकाशीय ऊर्जा है वो रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। इस बात को बताया था किसने? मिस्टर अर्नान ने। और इन्होंने फोटोफॉस्फोरिलेशन को भी बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश फास्फोरिलीकरण में सम्मिलित होता है, सभी हमने देख लिया है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश फास्फोरिलेशन की खोज की थी, किसने की थी? अर्नान जी ने ही की थी। राइट आंसर इज D। एंड प्रकाश एक है, क्या है? जलवायु कारक, मृदि कारक, स्थलाकृत कारक, जीवी कारक। ये कौन सा कारक है? ये है कारक क्लाइमेटिक फैक्टर। जो लाइट है और विंड है, हवा है, टेम्परेचर है, ये सब कौन से फैक्टर हैं? ये क्लाइमेटिक फैक्टर हैं। विदाउट क्लाइमेटिक फैक्टर जो प्लांट होता है वो ग्रो नहीं कर सकता है। ठीक है, राइट आंसर इज फर्स्ट। तो क्लाइमेटिक फैक्टर है। अगला, प्रकाश संश्लेषण की अदीप्त क्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है? डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नेम्ड। प्रकाश की क्या है? प्रकाश संश्लेषण की अदीप्त क्रिया, डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नेम्ड। प्रकाश संश्लेषण की अदीप्त क्रिया कहलाती है। प्रकाश संश्लेषण की अदीप्त क्रिया क्या कहलाती है? डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नोन एज। डार्क रिएक्शन को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल को डार्क रिएक्शन कहते हैं। डार्क रिएक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि यह किस में होती है? लाइट की एब्सेंस में होती है, मतलब इसके लिए लाइट की ज़रूरत नहीं होती है। तो लाइट की ज़रूरत नहीं होती है तो ये डार्क रिएक्शन होगी कहाँ पर? ये होगी जो क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट के 2 पार्ट इम्पॉर्टेंट हैं। एक होता है ग्रेनम, और इसमें स्टैक्स ऑफ जो थैलाकॉइड होते हैं इनको ग्रेनम कहा जाता है। और एक जो थैलाकॉइड है इसी में होता है क्लोरोफिल, जो कि लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है। और इसमें जो इसका मैट्रिक्स होता है, जो इसका स्ट्रोमा होता है, उसको बोला जाता है स्ट्रोमा। दैट इज़ द पार्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। इसी में डार्क रिएक्शन होती है, इसमें कोई ज़रूरत नहीं रहती है लाइट को ट्रैप करने की। और ये इसी को बोलते हैं केल्विन साइकिल। तो केल्विन साइकिल किस में है? डार्क रिएक्शन किस में है? डार्क रिएक्शन कहाँ हो रहा है? स्ट्रोमा में हो रहा है। स्ट्रोमा में हो रहा है और इस साइकिल को बोलते हैं केल्विन साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्रकाश संश्लेषण की अदीप्त क्रिया कहलाती है। प्रकाश संश्लेषण की अदीप्त मतलब डार्क रिएक्शन क्या कहलाती है? केल्विन साइकिल भी इसको कहा जाता है। मेल्विन केल्विन के नाम पर इसका नाम पड़ा हुआ है और C3 साइकिल भी इसको कहा जाता है, ठीक है। और C4 साइकिल किसको कहा जाता है? हैच एंड स्लैग साइकिल। प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशीय क्रिया डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस नोन एज कहाँ पर होता है? अभी हमने बताया, डिस्कस किया कि ये जो है थैलाकॉइड, स्टैक्स ऑफ थैलाकॉइड इज नोन एज ग्रेनम, और ये जो इसका मैट्रिक्स होता है इसको बोलते हैं थैलाकॉइड स्ट्रोमा, और इसी स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होती है क्योंकि इसको लाइट की ज़रूरत नहीं रहती है। प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशीय क्रिया होती है, किस में होती है? स्ट्रोमा में होती है। निम्नलिखित में से कौन क्रैंज एनाटॉमी प्रदर्शित करता है? क्रैंज एनाटॉमी विच ऑफ द फॉलोइंग शोज क्रैंज एनाटॉमी? क्रैंज एनाटॉमी किसमें होती है? C4 प्लांट्स में लगभग होते हैं, और इसमें सरसों, मक्का, धान, गेहूँ। तो इसका राइट आंसर होगा मक्का, जी मेज। इसमें C4 क्रैंज एनाटॉमी पाई जाती है, जिसमें कि बंडल सीड और मेसोफिल्स दो टाइप के सेल्स। क्रैंज एनाटॉमी जो है हैच एंड स्लैग वाले पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड स्थिरीकरण का पहला जो उत्पाद है वो ऑक्सैलोएस्टिक एसिड होता है। ऑक्सैलोएस्टिक एसिड होता है, इसको जिसमें ऑक्सैलोएस्टिक एसिड बनता है उसको बोलते हैं C4 प्लांट। और ये गन्ने में भी होता है, मक्का में होता है। इनमें खासियत क्या होती है कि जो इनकी प्लांट जो लीफ होती है, लीफ का जो जब हम टीएस देखते हैं इनको, जब हम इनका लीफ का स्ट्रक्चर देखते हैं, इनकी एनाटॉमी लीफ की देखते हैं, तो इनकी जो लीफ है वो क्रैंच टाइप की पाई जा रही है। क्रैंच टाइप ऑफ एनाटॉमी बोला जाता है। इसमें क्या होता है कि जो मीजोफिल सेल्स होती हैं, मीजोफिल सेल्स और मीजोफिल सेल और बंडल सीड दोनों ही पाई जाती हैं। तो पत्तियों के समान बंडल पर बंडल सीड पाई जाती है, जो समान बंडल होता है उस पर बंडल सीड पाई जाती है, और उसी के साथ साथ मेसोफिल सेल्स भी पाई जाती हैं। मेसोफिल बंडल सीड और मेसोफिल सेल्स दोनों ही पाई जाती हैं। इनमें हरित लवक है, क्लोरोप्लास्ट, वो बड़े होते हैं और ग्रेना बहुत कम होते हैं। तो ये क्वालिटी है क्रैंच एनाटॉमी की, जिसमें मेसोफिल सेल्स एंड बंडल सीड और मेसोफिल सेल्स दोनों ही पाए जाते हैं। तो ये हमने किस में देखा? मक्के में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन क्रैंच एनाटॉमी प्रदर्शित करता है? अभी हमने देखा था कि मक्के में और गन्ने में, गन्ना और मक्का दोनों में ही क्रैंच एनाटॉमी पाई जाती है। C4 प्लांट है। क्रैंच संरचना पाई जाती है किसमें? गन्ने में। क्रैंच संरचना पाई जाती है किसमें? गन्ने में। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? पत्ती की क्रैंच एनाटॉमी C4 पौधों में पाई जाती है, C3 में, C3 एंड C4। और क्रैंच एनाटॉमी संरचना के बारे में कुछ निश्चित नहीं है। तो इसका राइट आंसर है 1। ये C4 प्लांट में पाई जाती है, जिसमें पहला जो CO2 के फिक्सेशन का पहला प्रोडक्ट ऑक्सैलोएस्टिक एसिड बन रहा है, और वो है गन्ना, मक्का, ये सब इनमें सब पाई जाती है। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? पहला वाला, विच वन इज ऑफ C4 प्लांट? C4 प्लांट कौन सा है? पपाया, पोटैटो, पी, मेज, दैट इज मेज। क्रैंच एनाटॉमी मिलता है गुदेदार C1 प्लांट, C3। क्रैंच एनाटॉमी इज फाउंड इन सकुलेंट प्लांट। तो ये किस में पाया जाएगा? नन ऑफ दिस C3 प्लांट, ये पाया जाएगा किसी में से नहीं। क्रैंच एनाटॉमी C4 प्लांट्स में पाए जा रहे हैं। क्रैंच एनाटॉमी होती है जिसमें कि मेसोफिल एंड बंडल सीड दोनों पाए जाते हैं। बंडल सीड से जाइलम एंड फ्लोएम संवहन बंडल जो रहता है वो घिरा हुआ रहता है। अगला क्वेश्चन, किस सिद्धांत द्वारा लवक व माइटोकॉन्ड्रिया में ATP निर्माण होता है? ATP निर्माण का वर्णन होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लिपमैन एंड लोहेमैन के द्वारा फिशर के ताला चाबी की लॉक एंड की थ्योरी, कॉसलाइन के प्रेरित आसंजन सिद्धांत द्वारा मिशेल के रसायन परासरण। तो ये इसका राइट आंसर होगा मिशेल के रसायन परासरण सिद्धांत द्वारा। मिशेल ने हरित लवक व माइटोकॉन्ड्रिया में ATP निर्माण के माइटोकॉन्ड्रिया में ATP के निर्माण के रसायन परासरण सिद्धांत की खोज की थी। केमी-ऑसिमो थ्योरी मिशेल ने दी थी। इस सिद्धांत के अनुसार कला के आर पार प्रोटॉन ग्रेडियंट उत्पन्न होने से प्रोटॉन एक तरफ से दूसरी तरफ
आ जा सकता है। मतलब ये जो इनका वाल होती है, सेल वाल होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, उसमें क्या होता है कि प्रोटॉन ग्रेडियंट के कारण प्रोटॉन एक तरफ से दूसरी तरफ आ जाता है, प्रोटॉन विभव कहा जाता है इसको, जिससे निकली ऊर्जा का उपयोग इससे अब फिर इससे ऊर्जा निकलती है, उसका उपयोग एटीपी के निर्माण में हम कर लेते हैं। अगला, पेट्रोपादप सर्वप्रथम पहचाने गए। पेट्रो प्लांट्स वर फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड बाय, किसमें रिकॉग्नाइज किया गया इसको? पेट्रो प्लांट सर्वप्रथम पहचाने गए लैमार्क द्वारा, हैच एंड स्लैग द्वारा, डार्विन द्वारा, एम केल्विन द्वारा। तो इसकी खोज की थी सबसे पहले मेल्विन एंड केल्विन ने सबसे पहले पेट्रोलियम पदार्थों का अच्छा स्रोत है ये बताया कि कुछ पौधे ऐसे हैं जैसे जट्रोफा है और एलोवेरा है, जट्रोफा मेनली। तो ये सब क्या हैं कि पेट्रोलियम पदार्थ हैं। ये बताया था कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो पेट्रोलियम के अच्छे स्रोत हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन, एक ग्लूकोज अणु के संश्लेषण के लिए केल्विन बेंसन चक्र में एटीपी अणुओं की आवश्यकता होती है। तो कितने एटीपी अणुओं की आवश्यकता होती है? एटीपी अणुओं की आवश्यकता कितनी होती है? एटीपी पूछा गया, एटीपी 18 और NADPH2 12, NADPH2 TPH2। तो 12 NADPH लगता है और 18 ATP लगता है। एक ग्लूकोज अणु के संश्लेषण के लिए जब केल्विन साइकिल हम देखते हैं, C3 साइकिल देखते हैं होता है, तो उसमें 18 ATP लगता है और 12 NADPH2 लगता है C3 प्लांट में। वर्णक तंत्र फर्स्ट में समस्त ऊर्जा संग्रहित होती है। ऑल एनर्जी इज स्टोर्ड इन पिगमेंट सिस्टम 1 इज, पिगमेंट सिस्टम 1 में pigment system all energy stored in pigment system 1 is, that is P700। पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट में रिएक्शन सेंटर P70 रहता है, P70 होता है। इसमें उत्तेजित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसे इनके स्ट्रक्चर होते हैं, ऐसे ऐसे इनका रिएक्शन सेंटर होता है, वो होता है P70। इसमें उत्तेजित इलेक्ट्रॉन का अंतिम ग्राही जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से फिर निकलता है, ये इलेक्ट्रॉन ये अपना एक दूसरे को देते रहते हैं। इनका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन का ग्राही होता है वो NADH2 होता है, NADPH2। NADPH2 होता है प्रकाश की किरण 5P700 या क्लोरोफिल A70 700 पर पड़ने पर इनका निकला हुआ इलेक्ट्रॉन कई इलेक्ट्रॉन वाहक अणुओं से गुजरता है और इस प्रक्रिया में एटीपी का निर्माण होता है। तो ये जो है इसमें क्या होता है, ऐसे क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर है, क्लोरोफिल पार्टिकल। तो इसमें जो इनका सेंटर रहता है वो P700 रहता है। अब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलता है और एक दूसरे से जाता हुआ चला जाता है, लास्ट में NADPH2 में ये जाता है और वहाँ अणुओं से गुजरता हुआ इस प्रक्रिया में फिर एटीपी का निर्माण करता है। तो पूछा गया है कि फोटो सिस्टम फर्स्ट में समस्त ऊर्जा किसमें संग्रहित होती है, तो ये होती है NADH2 में तो जाती है, लास्ट उत्पाद है, लेकिन संग्रहित किसमें होती है? संग्रहित होती है P700 में। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे ज़्यादा क्रियाशील होती है किसमें? सबसे ज़्यादा सूर्य के प्रकाश में, लाल प्रकाश, पीले प्रकाश। किसकी फ्रीक्वेंसी जो मोस्ट एक्टिव होता है कौन सा, किस कलर पे? तो वो होता है रेड कलर। रेड। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रकाश स्पेक्ट्रम के केवल दृश्य प्रकाश भाग लगभग 3800 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7600 एंगस्ट्रॉम की जो तरंगदैर्घ्य होती है उन में होती है, इनके बीच में होती है। यह क्रिया सबसे अधिक सुचारू रूप से लाल किरणों और उससे कम कुशलता के साथ नीली किरणों में, सबसे ज़्यादा किसमें रहती है? रेड, उसके बाद ब्लू। सबसे ज़्यादा किसमें होती है? रेड, उसके बाद होती है ब्लू। और हरी किरणों में सबसे कम, लास्ट में सबसे कम में हरी किरणों मतलब ग्रीन में होती है। हरी किरणों में सबसे कम अथवा नहीं के बराबर होती है। प्रकाश संश्लेषण के कार्य स्पेक्ट्रम को इंगेलमैन ने 1888 ने अपने प्रयोग में दर्शाया, जिसमें लाल तरंगदैर्घ्य वाली किरणों में शैवाल ने अधिक ऑक्सीजन उत्पन्न की और वहीं पर अधिक ऑक्सीय जल जीवाणु एकत्रित हुए, जबकि नीली तरंगदैर्घ्य वाली किरणों में कुछ कम मात्रा में हुए।
तो हमने देखा कि सबसे ज़्यादा जो फोटोसिंथेसिस होती है वो किस में होती है, रेड कीड़ों में। और रेड की मतलब रेड किरण अगर डाला जाएगा तो फोटोसिंथेसिस ज़्यादा हो रही है, और उससे फिर कम किस में हो रही है, ब्लू में। सबसे कम हो रही है ग्रीन में, या फिर होती ही नहीं है, बहुत कम होती है। अगला क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर लाल सी वाला था। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस पदार्थ में सबसे ज़्यादा सक्रिय होती है, किस प्रकाश में? तो ये देखा हमने कि लाल प्रकाश में सबसे ज़्यादा होती है। सबसे कम किस में होती है, ग्रीन में। लाल के बाद किस में होती है, ब्लू में। प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम होती है, द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम किस में होती है, रेड लाइट। अभी हमने देखा कि रेड लाइट में सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण में दृश्य प्रकाश की अधिकतम प्रभावी तरंगदैर्ध्य है। अधिकतम प्रभावी तरंगदैर्ध्य बैगनी, पीला, हरा, लाल। तो अधिकतम प्रभावी होगी तभी उसका फोटोसिंथेसिस भी ज़्यादा होता है, रेड में। प्रकाश संश्लेषण में दृश्य प्रकाश की जो परासर है वो कितने से कितने तक है, 3800 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7600 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य होता है जो दृश्य प्रकाश होती है, उसमें रेड सबसे ज़्यादा प्रभावी रहती है। प्रकाश संश्लेषी वर्णक हरित लवक में झिल्ली में उपस्थित होते हैं। प्रकाश संश्लेषी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इन क्लोरोप्लास्ट आर इम्बेडेड इन मेम्ब्रेन ऑफ, किसमें इम्बेडेड रहते हैं, तो प्रकाश जो हरित लवक में प्रकाश संश्लेषी वर्णक मतलब फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्या है, क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल किस में पाया जा रहा है, क्लोरोफिल जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के प्रकाश संश्लेषी वर्णक हरित लवक में झिल्ली में उपस्थित रहती है। तो किस में रहती है, थैलाकोइड, मैट्रिक्स, फोटोग्लोबिन, हरित लवक। जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट में ग्रेनम होता है। ग्रेनम क्या है, थैलाकोइड का स्टैक है। एक थैलाकोइड में होता है क्लोरोफिल ही क्या करता है कि जो लाइट एनर्जी उनको ट्रैप करता है। तो थैलाकोइड में ही क्या रहता है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण में दो वर्णक तंत्र सिद्धांत दिया गया है, किसमें, हिल इमर्सन द्वारा, ब्लैकमैन द्वारा, इमर्सन द्वारा, हैच एंड स्लैग द्वारा। तो किसमें दिया गया है ये, प्रकाश संश्लेषण में दो वर्णक तंत्र सिद्धांत दिया गया है, किसके द्वारा दिया गया है, टू पिगमेंट सिस्टम थ्योरी ऑफ फोटोसिंथेसिस वाज प्रपोज्ड बाय, किसके द्वारा दिया गया था, हिल इमर्सन द्वारा, ब्लैकमैन द्वारा, इमर्सन एंड हैच एंड स्लैग। तो ये दिया गया था इमर्सन द्वारा। इमर्सन ने बताया था कि दो सिस्टम होते हैं, ये फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड फोटो सिस्टम सेकेंड नाम दिया प्रकाश संश्लेषण में जो कि भाग लेते हैं। इन्होंने बताया कि दो प्रकार की प्रकाशिक क्रियाएं भी होती हैं, एक छोटी तरंगदैर्ध्य के प्रकाश द्वारा होती हैं और दूसरी बड़ी तरंगदैर्ध्य के प्रकाश के द्वारा होती हैं। इसी आधार पर इनको टू फोटो सिस्टम में डिवाइड किया, इमर्सन द्वारा किया गया था ये। क्लोरोफिल बी का सूत्र क्या है, क्लोरोफिल ए में क्या होता है, क्लोरोफिल ए में होता है C75 S72O5 N4 Mg। तो क्लोरोफिल ये है, क्लोरोफिल ए है। क्लोरोफिल बी, अभी इसी में से सब सेम रहता है, बस दो हाइड्रोजन कम हो जाते हैं। तो हाइड्रोजन अगर दो किसी में कम है और बाकी क्लोरोफिल ए का ही स्ट्रक्चर अगर आपको याद है तो C55 H70 दो कम हुआ, O6 नहीं है, O5 होना चाहिए, O5 और H70 N4 Mg। तो इसका राइट आंसर होगा O और ऑक्सीजन बढ़ गया 6। तो ये है क्लोरोफिल ए का फॉर्मूला, और इसमें हाइड्रोजन दो कम करना है और ऑक्सीजन को एक बढ़ाना है, तो ऐसा हो जाता है। तो क्लोरोफिल बी। तो क्लोरोफिल बी का फॉर्मूला क्या है, H75 ये H70 O6 N4 Mg, और इसमें N4 एक कम रहता है और इसमें एक ज़्यादा रहता है। तो राइट आंसर होगा बी। सी का क्या है, सी में क्या होता है, क्लोरोफिल सी में C35 होता है, H32 होता है, ऑक्सीजन 5 होता है, N4 होता है, Mg होता है, और डी में होता है C54, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, C54 होता है, H70 O6, ये सेम बाकी सेम क्लोरोफिल बी की तरह होगा, और लेकिन जो कार्बन है वो 54 होता है।
ये मैं समझ में आ गया। तो राइट आंसर इसका क्या है? बी। अगला, क्लोरोफिल ए का फॉर्मूला क्या है? क्लोरोफिल ए का फॉर्मूला है कौन सा? अभी हमने देखा था C55 H70 नहीं, 72 होना चाहिए, H72, लेकिन ऑक्सीजन 6 है इसमें, जबकि 5 होना चाहिए। ठीक, तो इसका राइट आंसर सी है। अगला क्वेश्चन, एवरग्रीन ट्रीज रिमेन ग्रीन थ्रू आउट द ईयर ऑफ अकाउंट ऑफ। तो इसका राइट है, सदाबहार पौधे वर्ष भर हरे होते हैं, इसका क्या कारण है? सदाबहार पौधों की कोल्ड क्लाइमेट, एब्सेंस ऑफ लीफ फॉल, लीव्स फेलिंग इन प्लांट, फॉलिंग इन स्मॉल नंबर एट इंटरवल, सप्लाई ऑफ मॉइस्चर थ्रू आउट द ईयर। सदाबहार पौधों की सभी पत्तियां एक साथ किसी विशेष मौसम में नहीं गिरती, बल्कि ये कुछ संख्या के में अंतराल के बाद गिरती रहती हैं, अतः ये वर्ष भर हरे दिखाई दे रहते हैं। मतलब गिरती तो हैं, लेकिन थोड़ा टाइम इंटरवल के बाद गिरती हैं। हालांकि ये पौधे भूमध्य और इक्वेटर पर उगते हैं। इक्वेटर क्या है? अर्थ को इमेजिनरी लाइन से डिवाइड किया गया है। ये इक्वेटर है, 0 डिग्री अक्षांश लैटिट्यूड, तो इसको इक्वेटर बोला जाता है। यहाँ पर जो भी प्लांट पाए जाते हैं वो सदाबहार होते हैं, क्योंकि यहाँ बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है और वर्ष भर वर्षा होती रहती है, और यहाँ पर ह्यूमिडिटी भी बनी रहती है। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर है सी, लीव्स फॉलिंग इन स्मॉल नंबर। ये नहीं सब लोग एक साथ गिर जाएं, सब एक साथ नहीं गिरती, थोड़े थोड़े टाइम के बाद गिरती रहती हैं। निम्न में से किसमें ऑक्सीजन नहीं निकलती है? इनमें से किसमें ऑक्सीजन नहीं निकलती है? हरे शैवालों में फोटोसिंथेसिस होती है, तो ऑक्सीजन तो निकलना ही चाहिए। हरे शैवालों में, नीले हरे शैवालों में, स्वपोषी पादपों में, जो स्वपोषी है तो क्लोरोफिल होगा तभी स्वपोषी है। प्रकाश संश्लेषी जीवाणु में, तो प्रकाश संश्लेषी जीवाणु में संभावना है कि ऑक्सीजन नहीं निकलती है, इसमें ऑक्सीजन नहीं निकलती। प्रकाश संश्लेषी जीवाणुओं में फोटोसिस्टम सेकेंड नहीं होता, PES सेकेंड नहीं होता। किसमें? प्रकाश संश्लेषी जीवाणु, प्रकाश संश्लेषी हो रहा है लेकिन फिर फोटोसिस्टम सेकेंड नहीं हो रहा है, और फर्स्ट में तो ऑक्सीजन इवॉल्व होती नहीं है, अतः इनमें जल का अपघटन नहीं हो पाता। फोटोसिस्टम सेकेंड में ही जल का अपघटन होता है। और ये भी है कि जो ऑक्सीजन मिल रही है, H2O और CO2 मिल रहा है, तो कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन मिल रही है, तो ये जो ऑक्सीजन है वो H2O से मिलती है। तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि फोटोसिस्टम सेकेंड में फोटोलिसिस होती है। फोटोलिसिस जो है फोटोसिस्टम सेकेंड में हो रही है, और इसी में H2O का ब्रेकडाउन होगा, तभी ऑक्सीजन इवॉल्व होगी। तो प्रकाश संश्लेषण में PS सेकेंड में उपस्थित एंजाइम द्वारा जल के अपघटन से ऑक्सीजन मुक्त होती है। अगला क्वेश्चन, क्लोरोफिल एक यौगिक है जिसमें होता है। क्लोरोफिल एक यौगिक है, कंपाउंड है, इसमें क्या होता है? आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम एंड नाइट्रोजन, कोबाल्ट एंड सल्फर। तो इसका राइट आंसर है मैग्नीशियम एंड नाइट्रोजन। क्लोरोफिल के प्रत्येक अणु में हाइड्रोफिलिक शीर्ष पर पायरोल रिंग है। पायरोल रिंग का बना होता है, जिसके मध्य में मैग्नीशियम होता है। मैग्नीशियम का एक परमाणु होता है। ये मैग्नीशियम 4 नाइट्रोजन अणुओं से जुड़ा होता है। इसमें चारों नाइट्रोजन पाइलोरिंग के भाग में होते हैं। ये सभी एक पोरफायरिन रिंग का निर्माण करते हैं, जो कि जलरोधी होते हैं। फाइटोल श्रृंखला से सामान्यतः जुड़ा होता है। क्लोरोफिल के यौगिक में क्लोरोफिल के यौगिक में क्या होता है? कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, नाइट्रोजन होता है, और Mg होता है, ऑक्सीजन होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो है क्या होता है, बीच में Mg रहता है, और अलग अलग फिर जुड़े रहते हैं मैग्नीशियम और 4 नाइट्रोजन से जुड़े रहते हैं, पायरोल रिंग बनाते हैं। क्लोरोफिल एक यौगिक है जिसमें क्या होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? मैग्नीशियम एंड नाइट्रोजन। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज फाउंड इन द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल? कौन सा क्लोरोफिल मॉलिक्यूल में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मैग्नीशियम। अच्छा, पूछा जाए कि अगर ब्लड में क्या पाया जाता है, ब्लड के उसमें क्या होता है, तो उसमें पाया जाएगा आयरन। क्लोरोफिल को जलाने पर कौन सा तत्व प्राप्त होता है? क्लोरोफिल को अगर जला दिया जाए तो हमें प्राप्त हो जाएगा मैग्नीशियम, क्योंकि यही मेन उसमें रहता है। प्रकाश संश्लेषण का पहला कदम है। प्रकाश संश्लेषण में पहले क्या होता है?
प्रकाश संश्लेषण का पहला कदम है NADH2 DPH2 ATP प्रकाश के एक फोटान द्वारा क्लोरोफिल के एक इलेक्ट्रॉन का उत्तेजन, जल का प्रकाश अपघटन। द फर्स्ट स्टेप इन फोटोसिंथेसिस, पहला स्टेप क्या होता है फोटोसिंथेसिस में? तो पहले तो जो क्लोरोफिल रहेगा वो क्या करता है, वो सन लाइट को ट्रैप करता है, सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है। फिर जो पिगमेंट 700 या 650 जो हो रहा हो, तो वो क्या करते हैं, वो इनको एक्साइट करते हैं और फिर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। तो प्रकाश संश्लेषण की सर्वप्रथम क्रिया प्रकाश के फोटान द्वारा क्लोरोफिल अणु का उत्तेजन होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? सी। पहले ATP और NADH2 का निर्माण तो होगा नहीं, ये तो फोटोसिस्टम सेकेंड में होता है। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश का क्या कार्य है? प्रकाश क्या करता है? क्लोरोप्लास्ट का सक्रियण, एक्टिवेशन क्लोरोप्लास्ट, फेरिडॉक्सिन का सक्रियण, एक्टिवेशन फेरिडॉक्सिन, पराक्सीसोम का सक्रियण, जल का अपघटन। तो ये क्या कर रहा है? पहले तो एक्टिव कर रहा है ना, ये क्या कर रहा है, जो पिगमेंट हैं उनको क्या कर रहा है, सोलर एनर्जी एक्टिव कर रहा है कि भाई उठो और खाना वाना बनाना शुरू करो। तो एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट कर रहा है, क्लोरोफिल होना चाहिए। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश का प्राथमिक कार्य हरित लवक में उपस्थित क्लोरोफिल के अणुओं का उत्तेजन होता है, जिसके पश्चात फोटोसिस्टम सेकेंड में फोटोलिसिस होता है, जिससे क्लोरोफिल के इलेक्ट्रॉन को संतुलित किया जा सके। जल के अपघटन, प्रकाश अपघटन से उत्पन्न क्लोरोफिल इलेक्ट्रॉन क्लोरोफिल के अणुओं में इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करता है। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिकी क्रिया क्या होती है, किस में होती है? प्रकाशीय क्रिया। प्रकाशीय क्रिया उसी में होगी जिसमें क्लोरोफिल होगा। क्लोरोफिल किस में है? ग्रेनम में है कि स्ट्रोमा में है? माइटोकॉन्ड्रिया कॉलोनी। तो ये है ग्रेनम में। ग्रेनम क्या है? ग्रेनम इज द स्टैक्स ऑफ थैलाकोइड, एक तो थैलाकोइड है, इसी में क्लोरोफिल है। सिक्के का ढेर लगा दिया जाए तो जो एक सिक्का है वो थैलाकोइड है और जो सिक्के का ढेर है वो ग्रेनम है, और ग्रेनम में पाया जा रहा है क्या? क्लोरोफिल। वो एक्टिवेट करता है और वहीं पर फोटो लाइट रिएक्शंस होती हैं। और डार्क रिएक्शन किस में होंगी? जहाँ पे ज़रूरत नहीं है लाइट की, डार्क रिएक्शन किस में होगी? स्ट्रोमा में, और वहाँ पर क्लोरोफिल भी नहीं है, एंजाइम्स स्ट्रोमा में है। C3 साइकिल या फिर केल्विन साइकिल। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय क्रिया, प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या होता है? ATP का निर्माण होता है। ATP का निर्माण नहीं होता है, उत्सर्जित ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड से प्राप्त होती है, जल माध्यम के रूप में आवश्यक होता है, लेकिन ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग नहीं लेती है। तो इसका राइट आंसर है ए, ATP का निर्माण होता है प्रकाश संश्लेषण का मुख्य कार्य। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय क्रिया में चक्रीय तथा अचक्रीय फास्फोरिलीकरण द्वारा ATP का निर्माण होता है, जिसका उपयोग डार्क रिएक्शन में ग्लूकोज का निर्माण। तो यहाँ पे ATP बन जा रहा है, किसमें? लाइट एनर्जी में। लाइट एनर्जी में ATP बन जा रहा है और ये ATP आप डार्क रिएक्शन में यूज़ हो जाएगा, डार्क रिएक्शन में यूज हो जाएगा। तो लाइट रिएक्शन के दौरान क्या होता है? ATP का निर्माण होता है। अप्रकाशीय अचक्रीय प्रकाश में अपक्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्राही है। अचक्रीय प्रकाश में अपक्रिया अर्थात अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण में NADP अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है, जबकि चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण में P700 अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? NADP। NADP अंतिम रूप से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। PS सेकेंड, फोटोसिस्टम सेकेंड। फोटोसिस्टम सेकेंड में सूर्य का प्रकाश किस कार्य को करता है? किस कार्य को करता है? जल अणुओं का प्रकाशीय अपघटन, CO2 का अपचयन, O2 का अपचयन, क्लोरोफिल के अणुओं का उत्तेजन। तो ये करता है जल अणुओं का प्रकाशीय अपघटन। फोटोलिसिस ऑफ वाटर, सन एनर्जी। फोटोसिस्टम सेकेंड में सूर्य का प्रकाश किस कार्य को करता है? अब ये फोटोलिसिस ऑफ वाटर को करता है। प्रकाश संश्लेषण में जल के अपघटन में मदद करता है कौन? कौन करेगा? PS सेकेंड में ही हो रहा है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से बने ग्लूकोज में ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? ऑक्सीजन का स्रोत है जल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड दोनों, उनमें से कोई नहीं। ये किस में है? कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लूकोज में ऑक्सीजन, ग्लूकोज में जो ऑक्सीजन है वो CO2 से मिल रहा है, CO2 से ग्लूकोज बन रहा है
और इसका ऑक्सीजन में C6H12O6 ग्लूकोज। तो ग्लूकोज में जो ऑक्सीजन का स्रोत है CO2 और ऑक्सीजन जो बन रहा है वो कहाँ से आ रहा है H2O से। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की डार्क रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड अपचेत होकर ग्लूकोज बनाती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश क्रिया लाइट रिएक्शन के दौरान पानी के अणु का विखंडन सूर्य की ऊर्जा से होता है। प्रकाश क्रिया के दौरान मुक्त होने वाली ऑक्सीजन पानी के अणु के टूटने से बनती है, यही हमने बताया है। निम्नलिखित में से कौन वर्णक जल में घुलनशील है? केराटिन, एंथोसायनिन, जेंथोफिल एंड क्लोरोफिल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एंथोसायनिन। एंथोसायनिन जल में घुलनशील वाटर सॉल्युबल वर्णक है। यह अधिकांशतः फूलों एवं फलों में पाया जाता है। यह पत्ती, तना, जड़ों में भी पाए जाते हैं। यह पीएच सूचक आनुवांशिक विश्लेषण, सामान्य अनुसंधान एवं कैंसर अनुसंधान में उपयोगी होते हैं। आनुवांशिक रूप में संशोधित सामग्री को चिन्हित करने के लिए दृश्य मार्कर के रूप में इनका उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एंथोसायनिन। निम्नलिखित में से कौन वर्णक जल में घुलनशील? एंथोसायनिन जल में घुलनशील होता है। वे प्लास्टिड जो वसा को संश्लेषित एवं संरक्षित करते हैं। प्लास्टिड दैट सिंथेसाइज एंड स्टोर फैट को इलायोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट। इलायो का मतलब ही होता है फैट। इलायो का मतलब ही क्या होता है? फैट। ऐसा प्लास्टिड जिसमें फैट क्या है? स्टोर हो। इटियोप्लास्ट, जीरोंटोप्लास्ट। तो प्लास्टिड कई प्रकार के होते हैं। एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, दूसरा होता है क्रायो। तीसरा होता है क्लोरो, होता है क्रोमोप्लास्ट। इलायोप्लास्ट फैट का संग्रह, फैट का स्टोरेज करता है। एमाइलोप्लास्ट जो होता है वो एमाइल का मतलब स्टार्च का संग्रह करेगा। और एल्यूरो जो होगा, एल्यूरो का मतलब ही प्रोटीन। ये प्रोटीन का संरक्षण एल्यूरान जैसे बनता है, एल्यूरान की परत। तो प्रोटीन का क्या करता है? संग्रह करता है, स्टोरेज करता है। तो इसमें क्या है राइट आंसर इसका? इसका राइट आंसर होगा सी, इलायोप्लास्ट, क्योंकि बात हो रही है वसा के संश्लेषण की, संग्रह की। कौन C3 चक्र में पाया जाता है? रिडक्टिव कार्बोक्सिलेज, फोटोफास्फोरिलेज, ऑक्सीडेटिव कार्बोक्सिलेज, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेज। तो ये कौन से एंजाइम्स हैं जो कि C3 प्लांट में पाए जाते हैं? तो ये नाम है रिडक्टिव कार्बोक्सिलेज का। रिडक्टिव कार्बोक्सिलेज CO2 का स्थिरीकरण करता है। यह रिबुलोज बाईफास्फेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम की सहायता से होता है। तो ये रिडक्टिव कार्बोक्सिलेशन किस में होता है? C3 प्लांट में होता है। इसमें रिबुलोज ऑक्सीडेटिव बाईफास्फेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम की सहायता से होता है। C4 पौधों में प्रकाश संश्लेषण के डार्क रिएक्शन का प्रथम स्थायी उत्पाद है। प्रथम स्थायी प्रोडक्ट क्या होगा? पायरुविक एसिड, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ऑक्सैलोएस्टिक एसिड, फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑक्सैलोएस्टिक एसिड। हैच एंड स्लैग साइकिल C4 पौधों में चलता है। इन पौधों की पर्णमध्योतक कोशिकाओं में उपस्थित फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड, पेप, फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड द्वारा वायुमंडल से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। वायुमंडल से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण की जाती है, जिसके फलस्वरूप 4 कार्बन वाला प्रथम स्थायी उत्पाद बनता है। प्रथम 4 कार्बन वाला स्थायी उत्पाद कौन सा है? ऑक्सैलोएस्टिक एसिड। ऑक्सैलोएस्टिक एसिड बनता है। क्या करता है? पेप ले लेता है, किसको? पेप ले लेता है कार्बन डाइऑक्साइड को और कन्वर्ट हो जाता है किसमें? ऑक्सैलोएस्टिक एसिड में, जो कि पहला 4 कार्बन वाला प्रोडक्ट है ऑक्सैलोएस्टिक एसिड। इसी कारण इनको C4 प्लांट कहा जाता है। C4 अच्छे प्रकाश संश्लेषक, फोटोसिंथेसाइजर अच्छे होते हैं। ठीक है, तो C4 पौधों में प्रकाश संश्लेषण के डार्क रिएक्शन का प्रथम उत्पाद
ऑक्जेलो एसिटिक एसिड होता है। C4 प्लांट में CO2 ग्राही कौन है? पेप है, PGA, मतलब कौन ग्रहण कर रहा है CO2 को? CO2 को कौन ग्रहण कर रहा था? कौन ग्रहण कर रहा है? पेप ग्रहण कर रहा है। फिर कन्वर्ट किस में हो रहा है? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में। निम्नलिखित में से कौन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में लिमिटिंग फैक्टर नहीं होता? लिमिटिंग फैक्टर, इसकी खोज की थी ब्लैकमैन ने 1905 में। 1905 में ब्लैकमैन ने नाम दिया था। इसमें कहा था इन्होंने कि जब किसी जैविक कारक अर्थात प्रकाश संश्लेषण की दर को एक से अधिक कारक फैक्टर प्रभावित करते हैं तो उस क्रिया की दर सबसे कम मात्रा में उपस्थित होने वाले कारक पर निर्भर करती है। मतलब जब इनका कहने का मतलब है कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो भी फैक्टर भाग लेते हैं, जो भी अलग अलग फैक्टर इसमें भाग लेते हैं, कई फैक्टर हैं, लेकिन जब जो सबसे कम मात्रा में भाग लेता है वही इसको प्रभावित करता है। तो होने वाले कारक सबसे कम मात्रा में जो उपस्थित होता है उसी कारक पर निर्भर करता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किन किन कारक पर निर्भर करती है? लाइट पर निर्भर करती है। लाइट भी एक कारक है। टेम्परेचर एक कारक है। कार्बन डाइऑक्साइड एक कारक है, इसके बिना तो हो ही नहीं पाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, लाइट है, तो ये सब कारक, टेम्परेचर है, ये सब भाग लेते हैं। आंतरिक कारक में होता है क्लोरोफिल है, कोशिका में संचित भोजन की मात्रा है, पत्ती की आंतरिक संरचना है, जीवद्रव्य संबंधित कारक है, ये सब है। ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लिमिटिंग फैक्टर नहीं है। ऑक्सीजन क्यों नहीं है? क्योंकि ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बहुत कम मात्रा में भाग नहीं लेती। ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को कैसे प्रभावित करेगा? क्योंकि ऑक्सीजन तो बाद में बन रही है ना, जो कि फोटोसिंथेसिस क्रिया को ही प्रभावित करे, जिसके बिना फोटोसिंथेसिस हो ना पाए। देखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन के बिना नहीं हो पाएगा, लाइट के बिना नहीं हो पाएगा, जिनके बिना हो ही ना पाए, जो उन सब फैक्टर में जो सबसे कम होगा, सबसे कम मात्रा में भाग लेता है, वो उसका लिमिटिंग फैक्टर होता है। तो ऑक्सीजन तो इसमें लिमिटिंग फैक्टर किसी भी तरह से है ही नहीं। अगला, निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए। पर्णहरिम का उत्तेजन, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, प्रकाश अवशोषण, एटीपी का संश्लेषण। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर है क्या? इसमें क्या करना है? इन घटनाओं का सही अनुक्रम देना है। मतलब सही क्रम में क्या है? सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आना चाहिए प्रकाश, लाइट का अवशोषण। पहले तो आएगा बी, पहले तो लाइट अवशोषित होनी चाहिए। उसके बाद आना चाहिए पर्णहरिम, लाइट को ट्रैप कर लिया गया। ट्रैप करने के बाद तो पहले आ गया बी, प्रकाश का अवशोषण पहले हुआ, फिर उनका उत्तेजन हुआ, फिर क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा, और फिर बाद में क्या बनेगा? एटीपी का संश्लेषण होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर होना चाहिए सी। फोटोसिस्टम सेकेंड से मुक्त होने वाले इलेक्ट्रॉन का अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही क्या है? इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही क्या होना चाहिए? क्लोरोफिल 644, 683, 673, P700। तो इसका राइट आंसर होगा है डी। इसमें होता क्या है कि फोटोसिस्टम सेकेंड अर्थात फोटोसिस्टम सेकेंड में कौन भाग ले रहा है? फोटोसिस्टम सेकेंड में पी पिगमेंट 680 से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन फ्यूफाइटिन, प्लास्टोक्यूनिन, साइटोक्रोम B6, प्लास्टोसाइनिन से होकर वर्णक तंत्र फिर P70 में आते हैं। मतलब इन सब से होते हुए गुजरते हुए P680 से जो इलेक्ट्रॉन है वो P70 में आते हैं। फिर P70 के बाद प्लास्टोक्यूनोन और साइटोक्रोम B6 के बीच ATP अणुओं का निर्माण होता है। प्लास्टोक्यूनोन और इनके बीच में जब हम लोग इसको पूरी डिटेल में पढ़ेंगे तो ये पूरा सिस्टम को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर अभी क्या है? क्लोरोफिल P700। मुक्त होने वाले इलेक्ट्रॉन का अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही
P100 है। इसमें क्या होता है कि जो P65 है ये इसका इलेक्ट्रॉन कई भागों से प्लास्टोक्यूनोन फेरिडॉक्सिन से होता हुआ P70 में आ जाता है। ठीक, अगला कौन सा आइसोटोप प्रकाश संश्लेषण के अनुसंधान में सहायक सिद्ध होता है? प्रकाश संश्लेषण के अनुसंधान में कौन सा भाग लेता है? तो कार्बन 14 एंड ऑक्सीजन 18। कार्बन 14 एंड ऑक्सीजन 18 ये क्या है? ये रिसर्च में सहायक होते हैं। ये आइसोटोप्स हैं। आइसोटोप जिनके परमाणु क्रमांक सेम होते हैं और परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं। तो कार्बन 14 और ऑक्सीजन 18। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के दौरान PS सेकेंड से PS फर्स्ट को इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण में शामिल कॉपर रखने वाला प्रोटीन है। कॉपर मतलब किस में होता है? तो ये होता है साइटोक्रोम में, प्लास्टोक्यूनोन, साइटोक्रोम, प्लास्टोसाइनिन। ये होता है किसमें? प्लास्टोसाइनिन बोलते हैं। इसमें कॉपर होता है, प्लास्टोसाइनिन ऐसे लिखा जाता है। इसमें कॉपर होता है। कॉपर युक्त जल में घुलनशील प्रोटीन होता है प्लास्टोसाइनिन। यह ऑक्सीकृत अवस्था में नीला रंग मतलब ब्लू कलर का दिखाई देगा, प्रदर्शित करता है। PS सेकेंड में अपचयित साइटोक्रोम B6 यौगिक से PS सेकेंड के 700 अणुओं को इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित करता है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषित इलेक्ट्रॉन परिवहन में DCMU एक डाईमेथिल यूरिया जैसे खरपतवार नाशक इलेक्ट्रॉन परिवहन का निषेध करके किसके मध्य करते हैं? तो किसके मध्य करते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? P680Q साइटोक्रोम F एंड प्लास्टोसाइनिन, PQ प्लास्टोक्यूनोन एंड साइटोक्रोम F, Q एंड PQ। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर है Q एंड PQ प्लास्टोक्यूनोन। अगला, ड्यूरिंग द जेड स्कीम यहाँ से शुरू हो रही है यहाँ से यहाँ तक। ड्यूरिंग द जेड स्कीम ऑफ फोटोसिंथेसिस इलेक्ट्रॉन विच ऑफ द फॉलोइंग रेड्यूस यानी DP, तो किस में रेड्यूस हो जाता है? फोटोसिस्टम फर्स्ट, वाटर, CO2, फोटोसिस्टम सेकेंड। तो ये किस में होता है? फोटोसिस्टम सेकेंड में। जेड स्कीम किस में होता है? फोटोसिस्टम सेकेंड में। डाईयूरोन अगला, हिल रिएक्शन किसका भाग है? हिल रिएक्शन ये प्रदर्शित करता है प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन जल से उत्पन्न होता है। हिल रिएक्शन किस में होता है? सेकेंड से। और इसमें ये बताया गया है कि इसमें जो ऑक्सीजन हमें मिल रहा है वो H2O क्या है? H2O पानी का जो फोटोलिसिस होता है, फोटोलिसिस से इसके ऑक्सीजन से हमें ऑक्सीजन मिलता है और CO2 का जो ऑक्सीजन है उससे हमें ग्लूकोज का ऑक्सीजन मिलता है। तो ये होता है किसमें? फोटोसिस्टम सेकेंड में। तो ये था क्वेश्चन लास्ट। और एक क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व रुबिस्को? तो लगभग 50 क्वेश्चन थे, एक मिस हो गया है। तो इतना हमने लगभग फोटोसिंथेसिस के सारे क्वेश्चंस यहाँ पर देखे, उसको डिस्कस किया। और बाकी जो फोटो सिस्टम्स फर्स्ट है सेकंड है उसको अलग अलग कैटेगराइज करके फोटो सिस्टम को, पिगमेंट सिस्टम को हम लोग, डार्क रिएक्शन को और हैच एंड स्लैग पूरी साइकिल को हम लोग पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक आप लोग इन क्वेश्चंस को लगाते रहिए। आई होप कि यूज़फुल होगा आप लोगों के एग्ज़ाम्स में। तो क्वेश्चंस लगाते रहिए। थैंक यू, जय हिंद। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में।